हाय एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हमें मालूम था कि इन्वायरमेंट में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, लिविंग भी आती हैं और नॉन लिविंग थिंग भी आते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें फिजिकल चीज़ें भी आती हैं, केमिकल चीज़ें भी आती हैं और बायोटिक फैक्टर भी आती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारे इकोसिस्टम को हमने कितने भाग में डिवाइड किया है। तो हमने इकोसिस्टम को हमने दो भाग में डिवाइड किया है। एक होता है हमारा एबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक के हम किसको बोलते थे? तो एबायोटिक हमारा क्या था? नॉन लिविंग थे। अगर हम बायोटिक की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इसमें लिविंग आती हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे बायोटिक के भी कितने पार्ट थे। तो हमने बायोटिक में भी पढ़ा था, हमारा प्रोड्यूसर आता था, कंज्यूमर आता था और डीकम्पोजर आते थे। अब हम इसमें भी देखते हैं प्रोड्यूसर क्या होते हैं। प्रोड्यूसर भी हम आगे देखेंगे, कंज्यूमर भी हम आगे देखेंगे और डीकम्पोजर भी आगे देखेंगे। अगर कंज्यूमर की बात कर ले तो कंज्यूमर भी हमारे तीन टाइप को होते थे। एक हमारा होता था प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरा हमारा होता है टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में हमारे कौन कौन आते हैं? तो केवल और केवल हर्बीवोरस आते हैं जो केवल घास पात खाते हैं। और हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर की अगर बात कर लें तो सेकेंडरी कंज्यूमर में हमारे प्राइमरी कार्निवोरस आते हैं और टर्शियरी कंज्यूमर में हमारे सेकेंडरी कार्निवोरस आते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं एबायोटिक और बायोटिक की, अगर एबायोटिक की हम बात करते हैं या बायोटिक की बात करते हैं तो हमारे देख लेते हैं बायोटिक में क्या क्या चीज़ आती है। तो बायोटिक में हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन एक्सेट्रा। इसके बाद अगर हम बात कर लें एबायोटिक, एबायोटिक हमने पहले ही बोला था। बायोटिक का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। तो इसमें देख लेते हैं एबायोटिक। एबायोटिक की बात किया तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सनलाइट आता है, टेम्परेचर आता है, एयर आता है, विंड आता है, रेनफॉल आता है, सॉयल आता है, मिनरल आते हैं, एक्सेट्रा, और भी चीज़ें आ सकती हैं। इसके साथ साथ क्या बोला है, पॉन्ड इकोसिस्टम भी हमारा एबायोटिक है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम भी हमारा एबायोटिक है, एक्सेट्रा। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया गया है बायोटिक और यहाँ दिया गया है एबायोटिक। अगर हम बायोटिक की बात करें तो देख लीजिए क्या क्या है। फंजाई है, प्लांटी है, एनमिलिया है, प्रोटिस्टा है, इसके साथ साथ हमारा अर्ची है, इसके साथ बैक्टीरिया है। लेकिन हम एबायोटिक की बात करते हैं तो इसमें हमारे सॉइल है, लाइट है, वाटर है, एयर है, ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर है। आगे अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड प्लांट, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें भी हमने दो भाग में बांट रखा है। एक हमारा होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हमारा हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं कौन कौन था, हम लोग पहले भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में। इसमें हमने देखा था कि ऑटोट्रॉपिक में हमारा पहला ही आता था प्लांट। प्लांट के साथ हमारे क्या आते थे? एल्गी। एल्गी के साथ साथ क्या आते थे? सम बैक्टीरिया, वहां पर हमने पढ़ा था। अब हेटरोट्रॉपिक की बात करते हैं तो हेटरोट्रॉपिक भी हमने कितने भाग में बांट रखा है? तो पहला हमारा होता है सेप्रोफेटिक, दूसरा होता है हमारा पैरासिटिक और तीसरा होता है होलोजोइक। अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक के, ये हमारे दो मोड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या है, न्यूट्रिशन के एक सोर्स हैं कि कैसे हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है। अगर इसमें भी देख ले तो पहला हमारा आता है प्लांट और सम बैक्टीरिया, जो हमारे किस में आते हैं? तो ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। दे आर मेक ओन फूड, ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। अगर हम बात कर लें एनिमल का, एनिमल के फंजाई का और सम बैक्टीरिया के बारे में, तो इसमें भी ये किस में आते हैं? हमारे हेटरोट्रॉपिक में आते हैं और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। लिखा है ना, ड्राइव देयर द फूड फ्रॉम अदर्स ऑर्गेनिज्म, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सेप्रोफेटिक। सेप्रोफेटिक क्या होता है? अगर सेप्रोफेटिक की हम बात करते हैं तो सेप्रोफेटिक क्या होता है? तो इसमें ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें ये किस पे उगते हैं? तो ये डेड चीज़ों पे उगते हैं या तो डिकेइंग मटेरियल पे, सड़े गले चीज़ों पे उगते हैं। इसके अलावा ये कहीं देखने के लिए और नहीं मिलते हैं और ये भी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं। जिसमें देख लीजिए फंजाई है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल
पार्ट। कह रहे हैं कि इसमें जो सेप्रोफेटिक हमारे एनिमल होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, तो ये डेड, जितने भी डेड चीज़ें होती हैं उस पर डिपेंड करते हैं, या जो हमारे प्लांट डेड हो गए हैं और डिकेइंग मतलब सड़ उड़ गए हैं, इन सारी चीज़ों के साथ साथ और जो एनिमल मर गए हैं उनके ऊपर ये चीज़ें पाई जाती हैं। जिसमें से हमारा एग्जाम्पल देख सकते हो कि सेप्रोफेटिक का एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट है, मशरूम है, एक लाइस है और टैपवार्म है। ये दोनों हमारे एनिमल में आते हैं और ये हमारे दोनों फंजाई में आते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे सेप्रोफेटिक के बाद, तो सेप्रोफेटिक के बाद से हमारा आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब होता है जो सड़ा गला देते हैं। कोई भी चीज़ अगर जैसे कोई भी जानवर मर जाता है तो आप देखते होंगे कि धीरे धीरे वो कैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो जो उनको ख़त्म कर देते हैं, जो उनको एक तरह से फर्टाइल मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको हम डिकम्पोजर बोलते हैं। तो ये क्या कराता है डिकम्पोजर, क्या बोला है, ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर एंड वेस्ट मटेरियल एंड रिलीज द न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल। कह रहा है कि ये क्या करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर या उसमें से जो भी इनऑर्गेनिक होता है वो भी, उसके साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट को मिक्स कर देते हैं। कह रहे हैं कि एग्जाम्पल की बात करें कि डिकम्पोजर में हमारा एग्जाम्पल आता है कौन कौन सा है, तो हमारा बैक्टीरिया आता है, वार्म आता है, स्लग आता है एंड स्नेल आते हैं। कह रहा है कि और ये क्या करते हैं, तो दे आर कंसीडर द एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सॉइल बायोलॉजी। कह रहा है कि ये अगर ना रहें तो हमारे पृथ्वी पे फर्टिलिटी रेट खत्म हो जाएगा, मतलब हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं रहेगी। फर्टाइल करने का काम यही करते हैं। कह रहा है दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स एंड सिंपल सबट्रांस दैट आर टेकन अप टू द प्लांट एंड वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कह रहा है कि और ये क्या करते हैं, तो ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे भाग में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उसके साथ साथ जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको छोटे छोटे भाग में ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सबट्रांस में, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, तो ये प्लांट के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी तैयार कर देते हैं जिससे प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो कर पाए। आगे हम बात कर लेते हैं एबायोटिक और बायोटिक। हमें पहले से भी मालूम है कि एबायोटिक क्या होते हैं, तो हमारे नॉन लिविंग होते हैं, और बायोटिक की बात करें तो ये लिविंग होते हैं। एबायोटिक में हम देखते हैं कि ये एबायोटिक में क्या होते हैं, तो नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द environment like soil, air, वाटर एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि हमारे एबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन आते हैं, तो सॉइल आता है, एयर आता है, वाटर आता है और टेम्परेचर आता है, और भी सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में हमारा क्या आता है, तो ये इन्वायरमेंट में हमारे प्लांट आ जाएंगे, एनिमल आ जाएंगे, माइक्रोब आ जाएंगे और फंजाई आ जाएगा। अब देख लेते हैं बेसिक डिफरेंट क्या होता है बायोटिक और एबायोटिक में। अगर हम बायोटिक की बात करें तो इसमें क्या आता है, ऑर्गेनिक मैटर आते हैं, ये लिविंग होते हैं और स्टाइल होते हैं और ब्लू क्रॉप होते हैं, और जू फ्लेक्टॉन भी इसमें आते हैं, और फाइटोफ्लेक्टॉन भी आते हैं, और जेलीफिशेस भी आती हैं। मतलब जितने भी लिविंग चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। ऑर्गेनिक मैटर वाला भी बात बोला है, एक इसको ध्यान रखिएगा। बाकी बात आता है एबायोटिक है। एबायोटिक हम जानते हैं कि नॉन लिविंग वाले होते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्लाइमेट आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग आ जाएंगे, सनलाइट आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, न्यूट्रिएंट इन्हेंसमेंट आ जाएगा, ह्यूमिडिटी और सॉइल की बात कर ली जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल, अगर हम ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि ट्रॉपिक लेयर को भी हमने कई भागों में बांट रखा है। जैसे कि हमने इसको बोला है T1, ये हमारा ट्रॉपिक लेवल T2 है, ये ट्रॉपिक लेवल 3 है, और ये हमारा ट्रॉपिक लेवल 4 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ट्रॉपिक लेवल में क्या बात बोला है। कह रहा है कि ये क्या होता है, तो ये एक तरह का वेरियस लेवल होते हैं। किसके लेवल होते हैं, तो फूड वेब के। ये बताता है कि फूड कैसे एक दूसरे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है, यानी एक लिविंग थिंग से दूसरे लिविंग थिंग में जा रहा है। कह रहा है कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, और इसमें क्या होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होता है, जिसमें T1, अगर हम ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट की बात करें तो इसमें केवल और केवल प्रोड्यूसर आते हैं। अगर हम ट्रॉपिक लेवल सेकेंड की बात करें, देखना ट्रॉपिक लेवल सेकेंड की बात करें तो इसमें क्या आते हैं, हर्बीवोरस आते हैं, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, याद रखना प्रोड्यूसर केवल एक ही होता है। प्रोड्यूसर वही होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, मतलब ये क्या होते हैं, तो ऑटोट्रॉफ होते हैं। और इसमें प्राइमरी कंज्यूमर आता है, उसके बाद से हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर आता है जिसको हम T2 बोलते हैं, उसके बाद से टर्शियरी कंज्यूमर आता है जिसको T3 बोलते हैं, उसके बाद से हमारा क्वार्टिनरी कंज्यूमर आता है जिसको हम T4 बोलते हैं, और लास्ट में हमारे क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। देख लो, सबसे पहले प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर में हमारे मान लो यहाँ पे ग्रॉस हो गए या प्लांट हो गई, और इन प्लांट को खाने वाला, याद रखिएगा, इन प्लांट को खाने वाला मान लो हमारा रैबिट है,
तो रैबिट हमारा क्या हो जाएगा, तो रैबिट हमारा हर्बीवोरस में आ गया, तो ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अगर मान लो कोई ऐसा आता है इसके बाद से, अगर इससे भी बड़ा कोई एनिमल आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, जो मतलब मांस भी खाता होगा और घास पात भी खा लेता होगा। उसके साथ साथ हम बोलते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर में हमारे सेकेंडरी कार्निवोरस आ जाएंगे, क्वाटरनरी कंज्यूमर में हमारे टर्शियरी कार्निवोरस आ जाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ ट्रॉपिक लेवल की, तो पिरामिड ऑफ ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं तो पहला ये जान लो कि ये क्या होता है, तो ये जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। कह रहा है कि कैन बी द पिरामिड ऑफ द नंबर, कह रहा है कि इसमें क्या होते हैं, तो पिरामिड नंबर होते हैं। कह रहा है कि पिरामिड में क्या क्या देखने को मिलता है, तो ये बायोमास होता है या तो पिरामिड एनर्जी देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ हम बात करें तो ऑल द पिरामिड स्टार्ट टू द प्रोड्यूसर, जितने भी आप पिरामिड देखोगे कहीं ना कहीं कोई भी पिरामिड हो, चाहे वो इनवर्ट पिरामिड हो या अपवर्ड पिरामिड हो। इनवर्ट पिरामिड हम कहाँ देखते हैं, तो सी में देखते हैं, पॉन्ड में देखते हैं, अदर जगहों में तो जो वाटर में रह रहे हैं तो इनवर्ट वाले दिखाई देते हैं। बाकी जितने लैंड पे रह रहे हैं सब अपवर्ड वाले होते हैं। तो कह रहा है कि आप कोई भी पिरामिड देखो, उन दोनों पिरामिड में क्या होंगे, सबसे पहली जो स्टार्टिंग पॉइंट होगी उनका प्रोड्यूसर होगा। इसमें देख लो पहला क्या बोला, पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर किसको बोलते हैं, तो कह रहा है कि गिव द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट ईच ऑफ ट्रॉपिक लेवल, इट कैन अपराइट आर इनवर्ट। तो याद रखिएगा अपराइट किसके लिए होता है, जो लैंड पे पाए जाते हैं, और इनवर्ट किसके लिए होता है, जो पानी के अंदर पाए जा रहे हैं। याद रखिएगा ऐसा पिरामिड आपको दिखेगा, ये आपका सी में पाया जाएगा, ये आपका पॉन्ड का हो सकता है, मतलब जिसमें पानी होगा, इन सब चीज़ों की होगी, और ये हमारा लैंड के बारे में दिया गया। तो कह रहे हैं कि नंबर कैसे होते हैं, तो ऑर्गेनिक उसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उस हिसाब से हम उनकी नंबरिंग करते हैं। कह रहा है कि फिर उसमें क्या होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, तो कह रहा है कि बायोमास की अगर बात करें तो ईच टॉपिक लेवल एंड कुड बी अपराइट एंड इनवर्ट। कह रहे हैं कि हर पिरामिड में क्या होंगे, बायोमास होंगे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं इंक्लूड होंगे। उसके साथ साथ कह रहे हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो कह रहे हैं या तो एनर्जी अपराइट जा रही होगी, या तो जो एनर्जी का जो एनर्जी जाने का रास्ता होगा या तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, या तो एनर्जी अगर इन्वर्ट वाला होगा तो एनर्जी नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही होगी, ऐसा कुछ चल रहा होगा। बाकी कह रहा है कि उसके बाद से हम देखेंगे लेवल ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक लेवल की। अब आगे हम बात कर लेते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें क्या बोलता है कि एनर्जी के अंदर नाइदर बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉय। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि एनर्जी ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही हम बना सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, तो एनर्जी हमेशा क्या कर सकता है, अनदर इट द ट्रांसफॉर्म वन फ्रॉम टू अनदर। कह रहा है कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं, ये केवल क्या हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, मतलब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। फिर कह रहा है कि इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, कह रहा है कि अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो इट गेट्स पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर अक्रॉस द ट्रॉपिकल लेवल। कह रहा है कि अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्रॉस द ट्रॉपिकल लेवल। कह रहा है कि टू नो मोर अबाउट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। कह रहा है कि क्या आप और जानना चाहते हैं, तो आगे भी देख लेते हैं क्या है, एनर्जी फ्लो है। अगला टॉपिक हमारा है कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है, एक जगह से मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाती है। तो इसमें सबसे फेमस जो है बोर्ड में आपके आने का सबसे ज़्यादा जो चांस है वो 10% लॉ ऑफ एनर्जी आने का चांस है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी की अगर हम बात कर लें, उससे पहले कुछ हम लाइन देख लेते हैं क्या बोला है, ट्रांसफॉर्म ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर डिप्टिंग इट द डायरेक्शन एंड अमाउंट। कह रहा है कि अगर हम बात करें एनर्जी फ्लो को तो इसमें हम देखेंगे कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में कैसे जाता है और एनर्जी कैसे धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर बात करते हैं कि कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पिरामिड ऑफ एनर्जी। कह रहा है कि इसके साथ साथ हम क्या आपने देखा है कि पिरामिड में कैसे एनर्जी कम होती जाती हैं। तो देखिए क्या है, ये हमारा प्रोड्यूसर है, यहाँ पे हम एक बार फिगर से देख लेते हैं। ये हमारा प्रोड्यूसर है, हमें मालूम है प्रोड्यूसर पे हमारे क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। अगर मैं मानूं कि ठीक है यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट से एनर्जी प्लांट ने हमारा लिया, तो एनर्जी मान लो अगर सनलाइट से हमारे प्लांट ने 100% एनर्जी लिया है, तो अगर मान लो इसको रैबिट खाता है, अगर मान लो ये हमारा प्लांट है, अगर हम प्लांट को रैबिट खाता है तो रैबिट के अंदर केवल और केवल 10% जाएगा, 100% एनर्जी उसके अंदर नहीं जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि अब मान लो इस रैबिट को कोई खाता है,
इस रैबिट को भी कोई खाएगा तो रैबिट से जो खाएगा उसके अंदर केवल 10% एनर्जी ट्रेवल करेगी। मान लो इस ऑर्गेनिज्म को कोई खाता है तो उसके अंदर भी केवल 10% एनर्जी ट्रेवल करेगी, क्योंकि देखो 100% एनर्जी केवल और केवल हम प्रोड्यूसर के पास ही देखते हैं। प्रोड्यूसर के पास जितने भी कंज्यूमर हैं उनके अंदर जितना वो मतलब अगर मान लो ये हम इनका 10% माने हैं तो इस 10% का ही 10% इनके पास पहुंचा होगा। वैसे ही मान लो ये 1% है तो इस 1% का ही 10% इनके पास पहुंचा होगा। तो कह रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, तो 10% ला बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल, यही हमने पढ़ा था कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी फ्लो टू वन टॉपिक लेवल टू अनदर टॉपिक लेवल। अगर हम बात कर लें फूड चेन की, अगर फूड चेन की हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि पृथ्वी पे सरवाइव करने के लिए हमें एक दूसरे को हमेशा क्या करना पड़ता है, किल करना पड़ता है। अगर हम एक दूसरे को मार के ना खाएं तो हम सरवाइव पृथ्वी पे नहीं कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। तो कह रहा है कि द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इट डिपेंड ऑन द नेक्स्ट एज द सोर्स ऑफ फूड। अब यहाँ पे देखो कैसे बात करता है। वाटर की बात करें, वाटर को किसको जरूरत है, प्लांट को। हमें मालूम है प्लांट की एनर्जी कहाँ से आती है, सनलाइट से। तो अगर मान लो हम प्लांट को प्रोड्यूसर बोले हैं, अगर प्लांट को ग्रास ऊपर ना खाए या टिड्डा ना खाए, अगर ये दोनों अगर ये खाना छोड़ दे तो ये टिड्डा मर जाएगा। अगर मान लो ये जो रैट है, रैट अगर इस टिड्डे को ना खाए तो रैट मर जाएगा। अगर स्नेक रैट को ना खाए तो स्नेक मर जाएगा। अगर ईगल स्नेक को ना खाए तो ईगल मर जाएगा। तो तुम इसमें से किसी भी चीज को हटाते हो तो क्या होगा, ये डिसबैलेंस हो जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सब एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। कि सब लोग क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है, कोई ऐसा नहीं है जो विदाउट एक दूसरे के बगैर सरवाइव कर पाए पृथ्वी पे। इसके बाद देख लेते हैं फूड चेन के बाद से क्या है। फूड चेन के बाद से आता है हमारा फूड वेब। अगर फूड वेब की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, देख लेते हैं। कह रहे द फॉर्म ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट फूड चेन। कह रहा है कि अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो फूड चेन केवल हम एक को देख रहे थे, और फूड वेब का मतलब क्या है, एक साथ हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को लेके, मतलब एक चेन से ज्यादा चेन को हम देख रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है कि इज अ जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हु इट ओम इन एन इकोसिस्टम। कह रहा है कि आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक फूड वेब दिया गया है, बहुत सारे एक दूसरे से कनेक्शन दिए गए हैं, आप इसमें से पता कर सकते हैं कि कौन किसको खा रहा है। तो यहाँ देखो ग्रास की अगर बात करें तो ग्रास को या तो हमारा ग्रासोपर खा रहा है, या अब देखो कुछ हमारे पास रैट भी होते हैं जो हमारे ग्रास को खाते हैं, और रैबिट भी खा रहा है। देखो अब इतने खा रहे हैं लेकिन इनकी भी खाने वाले लोग हैं। अब इनको क्या कर सकती है, बर्ड खा जाएगी ग्रासोपर को, या तो फ्रॉग खा जाएगा। यहाँ पे बात करें रैट का, या तो आउल खा जाएगा, या हम रैट का कौन खा जाएगा, फॉक्स खा जाएगा। अगर इन चीज़ों को देखें तो अब यहाँ देखना, अब ये हमारी क्या है, बर्ड है और फ्रॉग है। बर्ड और फ्रॉग को कौन खा सकता है, स्नेक खा सकता है। फिर यहाँ देखा जाए तो स्नेक को कौन खा सकता है, तो ईगल खा सकता है या हॉक्स खा सकता है। उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं। तो एक साथ कई चेन को, कई फूड चेन को लिया गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं पॉल्यूशन की। अगला टॉपिक हमारा क्या है, पॉल्यूशन। हमें मालूम है कि पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। पॉल्यूशन हमारे 4 टाइप के यहाँ दिया गया है आपके बुक में, एनसीईआरटी में। पहला हमारा दिया गया एयर पॉल्यूशन, दूसरा दिया गया वाटर पॉल्यूशन, तीसरा दिया गया सॉइल पॉल्यूशन, और चौथा दिया गया नॉइस पॉल्यूशन। तो देख लेते हैं। पहला यही है कि पॉल्यूशन हम होता क्या है, तो बोला पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्मफुल मटेरियल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट बोलते हैं, इनटू द इन्वायरमेंट। कह रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ हार्मफुल मटेरियल होते हैं जिसको हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं। कह रहे हैं कि अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन कैन ड्यू टू द नेचुरल काज सच एज द वॉल्केनिक इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि कुछ हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में नेचुरल काज होते हैं, जैसे वाल्केनो का निकलना, लावा का फूटना, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट में आग लगना। अभी कैलिफोर्निया में जो आग लगा था आपको मालूम है, अमेरिका वाले में, अभी फिलहाल ये रिसेंटली चल रहा था। तो क्या हुआ था, ये नेचुरल आपदा है। तो कह रहा है कि कुछ नेचुरली हो जाते हैं जो हम उसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं कि उसके साथ साथ ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, लेकिन कह रहे हैं कि उसके साथ साथ भी कुछ ह्यूमन की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहे हैं, और कुछ पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। जैसे कह रहा है कि कार्बन इमल्सन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, या इंडस्ट्री रन ऑफ करना, मतलब इंडस्ट्री हम चला रहे हैं तो उससे भी CO2 बढ़ रहा है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ हो सकता है। फिर बात कर रहे हैं टाइप ऑफ पॉल्यूशन। टाइप ऑफ पॉल्यूशन हमने देख ही लिया है कि एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, और नॉइस पॉल्यूशन होता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ओजोन लेयर,
सॉरी, इससे पहले हम देखेंगे एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन में हमें मालूम है कि एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके साथ साथ हम बात करें तो हमारे ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस होते हैं, इसके साथ साथ अर्थ एटमॉस्फेयर होता है। सॉरी, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉल्यूटेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर अदर्स हर्बस सब्सटेंस इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं कि अर्थ एटमॉस्फेयर के एयर में यानी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हार्मफुल होती हैं या जो चीज़ों से कुछ चीज़ें नुकसान होती है, इसी को क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। एयर पॉल्यूशन भी कितने टाइप को होते हैं, तो दो टाइप को हो सकते हैं, एक नेचुरल हो सकता है, दूसरा मैन मेड हो सकता है। अगर नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में हमारा क्या आता है, फॉरेस्ट फायर, मैंने अभी बताया, डस्ट स्टोमेट आता है, उसके बाद से वोल्केनो एक्टिविटी आती है। अगर मैन मेड की बात करें तो इसमें क्या आता है, पावर प्लांट आता है, उसके साथ साथ से हमारे होम में जो हम लोग चूल्हा ले जाते हैं वहाँ से हो सकते हैं, या कोई कचरा हम फेंक रहे हैं उससे हो सकता है, या इंडस्ट्री से हो सकता है, या ऑयल रिफाइनरी से हो सकता है, या इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन से हो सकता है। अगला बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन की हम बात करते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात करते हैं तो कह रहा है ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टेड द अर्थ फ्रॉम द सन अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन या CFCs release into the atmosphere react chemical with the ozone molecules and are the depletion of the layer। कह रहा है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है, तो कह रहा है या तो यूवी रेडिएशन से हो सकता है, या तो CFC गैस जो हमारे रेफ्रिजरेटर और अदर चीज़ों से निकलते हैं उनके वजह से क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे ओजोन लेयर के साथ और क्या करते हैं, उस ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसके बाद से हम देख लेते हैं अगला जो हमारा है, अगला हमारा आता है गार्बेज ऑफ मैनेजमेंट। हम गार्बेज को कैसे मैनेज करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इन्वॉल्व ऑल द एक्टिविटी एंड एक्शन रिक्वायर्ड टू द मैनेज वेस्ट फ्रॉम द इंसेप्शन टू द इट फाइनल डिस्पोजल। कह रहा है कि हम जो यूज कर रहे हैं उसको यूज करने के बाद हमको कैसे उसको कहीं डिस्पोज करना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। फिर कह रहे हैं कि इंश्योर द इन्वायरमेंट बेस्ट प्रैक्टिस आर द फॉलो अलाउंग विद द प्रॉपर मेंटेनिंग एंड रेगुलेशन। कह रहा है कि उसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, तो पहला हमारा क्या आ रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट करेंगे, उसके साथ साथ हम कलेक्शन करेंगे। उसके साथ साथ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट का मतलब होता है बाबू कौन गीला कचरा है, कौन सूखा कचरा है, कौन क्या है, सारी चीज़ों को हम पहले फिल्टर आउट कर लेंगे। उसके साथ साथ उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसके साथ साथ प्रोसेसिंग करेंगे, या हम रिसाइकलिंग कर लेंगे, या उसको डिस्पोज कर देंगे, मतलब हम क्या करेंगे, गड्ढा खोद के और उसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, ये हमारा होता है डिकम्पोज। डिकम्पोज का क्या होता है, कह रहा है डिकम्पोज इनटू द सॉइल एंड द नेचुरल एजेंट सच एज द वेदर एंड वाटर, एयर, हीट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। कह रहा है डिकम्पोजर में कौन कौन से यूज करते हैं, तो हमें मालूम है कुछ नेचुरल एजेंट होते हैं, या वेदर हमारा होता है जिसमें क्या होता है, वाटर भी हो सकता है, उसके साथ साथ एयर भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो हमें मालूम है कि जो चीज़ें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसको डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। मतलब वो चीज़ या वो सब्सटेंस जो हमारे माइक्रोब द्वारा जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, डिकम्पोज कर दिया जाए, सड़ा गला दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे में हमारा आता है सबसे पहला ही एग्जाम्पल होता है ऑर्गेनिक मैटर। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं सब क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं आगे, हम लोग ओजोन लेयर का थोड़ी सी बातें करेंगे कि ओजोन लेयर में कैसे डिप्लेशन होता है। अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो हमको मालूम है, देखो ओजोन लेयर का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। अगर O3 की बात करें तो इसके साथ क्या हमारे साथ, मान लो अगर CFC अगर गैस इसके साथ जाता है तो क्या करेगा, तो देख लेना CFC गैस में क्या होता है, तो CFC गैस में होता है हमारा CF, इसके साथ साथ क्या होते हैं, 2 Cl लगे होते हैं। अब ये जो बॉन्डिंग करते हैं तो जो हमारा O3 होता है, हमें मालूम है O3 का बॉन्डिंग कुछ ऐसा होता है। अब ये क्या करता है, इसको एक ऑक्सीजन जो होता है वो टूट जाता है, और जब एक ऑक्सीजन टूट जाएगा तो कितना ऑक्सीजन बचेगा, केवल O2 बच जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो क्या बचेगा, O2 बच जाएगा। फिर ये क्या हुआ, अगला प्रोसेस में क्या हो गया, O2 हो गया, लेकिन वो एक O कहाँ चला जाता है, तो एक O क्या करता है, एक Cl के साथ जाके बॉन्डिंग कर लेता है। इसीलिए क्या होता है, हमारा ओजोन लेयर जो ये बना होता है इस केमिकल फार्मूले से, उसमें से एक O जाके रिएक्शन कर लेता है Cl के साथ, जिसकी वजह से केवल O2 बच जाता है और हमारा ये लेयर ब्रेक डाउन हो जाता है। बाकी आज का जो चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।